Hello student, welcome to my class. Today I am going to take class 12 geography. The book name is Fundamental of Human Geography. It is chapter 7 and name of the chapter is Tertiary and Quaternary Activity. So let's proceed. फिफ्थ चैप्टर में आपने पढ़ा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 टाइप्स की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी. तो फिफ्थ चैप्टर में आपने प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में पढ़ा. सिक्स चैप्टर में मैंने आपको सेकेंडरी एक्टिविटी के बारे में बताया था और अब ये 7th चैप्टर है जो कि आपका थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज टेरिशरी सेक्टर के बारे में बताएगा. तो इस चैप्टर में हम टेरिशरी, क्वाटरनरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे. तो ये एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी है? वो सारी एक्टिविटी जिसमें सर्विस प्रोवाइड होती है और उस सर्विस के बदले में आपका पेमेंट किया जाता है. वो सर्विस किसी भी तरह की सर्विस हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड सर्विस या एजुकेशन से रिलेटेड सर्विस या आपके एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन से रिलेटेड सर्विस. किसी भी सर्विस के बदले में जब आपको पेमेंट दिया जाता है पैसे में, तब उसको कहा जाता है टेरिशरी एक्टिविटी. इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है और इसमें आपको प्रोफेशनल और स्किल की और थ्योरेटिकल नॉलेज और ट्रेनिंग तीनों की ज़रूरत पड़ती है. प्राइमरी सेक्टर में आप अनस्किल्ड लेबर अप्लाई कर सकते हो, अनस्किल्ड लेबर वर्क वहाँ कर सकता है, मगर इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों के पास एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल स्किल होना, नॉलेज होना थ्योरेटिकली और ट्रेनिंग होना ज़रूरी होता है ताकि वो आपका सही सर्विस दे सके. तो जब आप किसी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखोगे तो आप एनालाइज करोगे कि जब वो कंट्री अपना उतना अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है और अपने इनिशियल स्टेज में है, तब उसकी प्राइमरी एक्टिविटी में वर्क ज़्यादा होता है, प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है. पर जैसे जैसे कंट्री डेवलप होते जाता है, उसकी इकोनॉमिक डेवलप हो जाती है, तब आप देखोगे कि ज़्यादातर उनकी जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो टेरिशरी सेक्टर में होता है और सेकेंडरी सेक्टर में भी उससे कम मॉडरेट लेवल पे एम्प्लॉयमेंट होता है. यानी अगर कंट्री कम डेवलप हो तो प्राइमरी सेक्टर में आपको ज़्यादा काम करते हुए दिखेंगी और बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है तो आप देखोगे कि टेरिशरी सेक्टर में लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड हो गए हैं. जो टेरिशरी एक्टिविटी है इसमें 2 चीज़ें होती हैं. एक होता है सर्विस का प्रोडक्शन जिसके बदले में आपको वेजेस एंड सैलरीज मिलती है. तो यहाँ पे क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, सर्विस होता है, कोई गुड्स नहीं होता, इसमें सर्विस प्रोड्यूस होती है. और दूसरी आपका सर्विस सेक्टर में क्या इंक्लूड होता है, एक्सचेंज होता है. या तो आपने सर्विस प्रोड्यूस करी या तो आपने किसी चीज़ को एक्सचेंज किया, चाहे वो गुड्स की एक्सचेंज हो ट्रेड के थ्रू और ट्रांसपोर्ट के थ्रू, आप एक जगह से दूसरी जगह को गुड्स को लेके जाओ, या कम्युनिकेशन के थ्रू आइडियाज़ को एक्सचेंज करो, आइडियाज़ को लेकर जाओ एक जगह से दूसरी जगह, आइडियाज़ का कम्युनिकेशन करो, आइडियाज़ को पहुंचाओ. तो जब आप एक्सचेंज करते हो आइडियाज़ का या गुड्स का, तो वो एक्सचेंज भी आपका टेरिशरी एक्टिविटी कहलाता है. या तो आप इसमें सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हो या किसी चीज़ को एक्सचेंज कर रहे हो. सो बेसिकली आप कह सकते हो कि टेरिशरी सेक्टर वो सेक्टर है जहाँ पे सर्विस प्रोड्यूस होता है, ना कि कोई टेंजिबल गुड प्रोड्यूस होता है. इसमें काम करने वाले लोग स्पेशलाइज्ड होने चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए, एक्सपीरियंस होने चाहिए, उनके पास नॉलेज होना चाहिए और इसमें आपको कोई मशीनरी या फैक्ट्री प्रोसेस की कोई ज़रूरत नहीं है जो कि सेकेंडरी सेक्टर में ज़रूरत पड़ता है. और इसमें हर तरह की सर्विस देने वाले लोग आते हैं, जैसे अगर बार्बर भी हो, शॉपकीपर भी हो, टीचर भी हो, डॉक्टर भी हो, ये सब आपके सर्विस सेक्टर के कैटेगरी में ही आते हैं. तो टेरिशरी एक्टिविटी कितने तरह की होती है? तो बेसिकली आप इसको 3 या 2 टाइप्स भी कह सकते हो, 3 टाइप्स या 2 टाइप्स में कह सकते हो. एक आपको आता है टेरिशरी एक्टिविटी, एक आता है क्वाटरनरी एक्टिविटी. क्वाटरनरी एंड क्विनरी एक्टिविटी भी मैंने लिख रखा है. तो कभी कभी क्वाटरनरी एक्टिविटी के अंदर ही क्वाटरनरी एंड क्विनरी एक्टिविटी आती है. तो सबसे पहले हम टेरिशरी एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वाटरनरी एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे. टेरिशरी एक्टिविटी में भी 4 डिवीजन होती है. एक होता है आपका ट्रेड एंड कॉमर्स, सेकंड इज ट्रांसपोर्ट, थर्ड इज कम्युनिकेशन एंड फोर्थ इज सर्विस. तो एक एक करके इसको देख लेते हैं. तो पहला आपका टेरिशरी एक्टिविटी में क्या आता है, ट्रेड एंड कॉमर्स. ट्रेड क्या होता है, जब आप किसी गुड्स को बाई या सेल करते हो तो वो आपका
ट्रेडिंग कहलाता है। तो आप ये काम क्यों करते हो? प्रॉफिट के लिए करते हो। इसको दो तरीके से किया जा सकता है, एक होलसेलिंग के तरीके से और एक रिटेलिंग के तरीके से। तो होलसेलिंग में क्या करते हो? आप बल्क में बहुत सारा सामान एक साथ बेचते हो, और रिटेलिंग में आप एक फिक्स छोटी सी क्वांटिटी कंज्यूमर को सेल करते हो। तो जब आप ट्रेडिंग करते हो तो बहुत सारे टाउन्स एंड सिटीज़ आपके ट्रेडिंग सेंटर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसमें आपके बहुत सारे आपको ट्रेडिंग सेंटर्स, टाउन्स एंड सिटीज़ दिखाई दे सकते हैं। तो ये जो ट्रेडिंग का प्रोसेस है, पहले बाटा सिस्टम के थ्रू एंशियंट टाइम में हुआ करता था। बाटा सिस्टम क्या होता था? गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किया जाता था। उसके बाद बाटा सिस्टम हट गया और मनी के बेसिस में गुड को एक्सचेंज किया जाने लग गया। और आज तो ट्रेडिंग इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर किया जाता है, और इसमें कई टाउन्स, कई सिटीज़ आपकी ट्रेडिंग सेंटर्स, आप कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बन गई हैं। तो ट्रेडिंग सेंटर्स जो कि बहुत बड़ी बड़ी ट्रेड के कारण बहुत सारी प्लेसेस आपकी ट्रेडिंग सेंटर बन जाती हैं, वो ट्रेडिंग सेंटर टू टाइप्स की होती हैं, एक तो रूरल मार्केटिंग सेंटर और एक अर्बन मार्केटिंग सेंटर। तो क्या है रूरल मार्केटिंग एंड अर्बन मार्केटिंग, देखते हैं। रूरल मार्केटिंग सेंटर वो सेंटर होता है, वो शॉप होता है जहाँ से जो नियर बाय सेटलमेंट, जो आसपास के जो गांव होते हैं उनमें एक्सचेंज होता है। ये एक रूडिमेंट्री स्टेज यानी इनिशियल स्टेज में होता है, उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता आपका रूरल मार्केटिंग सेंटर। ये बस आसपास के गांव के लोगों का जो नीड होता है, टेम्पररी नीड होता है, उनको सेटिस्फाई करने के लिए खोला जाता है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज नहीं प्रोवाइड होते हैं, क्योंकि ये एक लोकल कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर होता है। तो ये जो गांव में ये जो लगता है सेंटर लगता है, रूरल सेंटर, उसको मंडी भी कहा जाता है, जहाँ पे आप होलसेल में बहुत बड़ी क्वांटिटी में आप चीज़ों को बेचते हैं। और इसकी जो एरिया होती है, इसको क्वाजी अर्बन एरिया भी कहते हो आप इसको, क्वाजी अर्बन एरिया, क्योंकि ये ना तो गांव ही होता है ना तो बिल्कुल शहर होता है, ये क्वाजी अर्बन एरिया होता है जो रूरल एरिया के डिमांड को फुलफिल करता है। ये पीरियोडिक बेसिस पे ऑर्गेनाइज होता है, यानी कि वीक में मान लो एक बार या 2 बार या 3 बार इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके डेट फिक्स होते हैं। तो जब डेट फिक्स होते हैं, उस फिक्स डेट पे मंडी लगाने वाले लोग आ जाते हैं और अपनी मंडी लगाते हैं। बट अगर वो किसी दिन जब नहीं लगाते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो खाली बैठे हैं, तब वो किसी और जगह पे जा करके अपनी मंडी लगाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, कभी किसी प्लेस में अपनी मंडी लगाए, कभी किसी प्लेस में अपनी मंडी लगाए। इससे क्या होता है, वो लार्ज एरिया को एक साथ सर्व कर पाते हैं। अब अर्बन मार्केटिंग सेंटर क्या होता है? अर्बन मार्केटिंग सेंटर टाउन्स एंड सिटीज़ में ओपन होता है। ये काफ़ी स्पेशलाइज्ड होता है और इसमें काफ़ी वेराइटीज़ ऑफ मैन्युफैक्चर्स गुड्स मिलते हैं आपको, और इसमें आपको लेबर एंड हाउसिंग जैसे गुड्स भी मिल जाएंगे, और पर्सनल एंड गुड्स जैसे लेबर एंड हाउसिंग मिल जा सकता है, या फिर आपको प्रोफेशनल लेवल की सर्विसेज जैसे टीचर की सर्विस, कंसल्टेंट की सर्विस, हर चीज़ यहाँ पे आपकी अवेलेबल होगी। ये काफ़ी एडवांस एंड स्पेशलाइज्ड होगा रूरल एरिया के कंपेरेटिवली। तो ये दोनों ही आपकी होलसेल टाइप्स की ट्रेडिंग होती है, जहाँ पे आप लार्ज क्वांटिटी को सेल करते हो रूरल लेवल पे या फिर अर्बन लेवल पे। रिटेल ट्रेडिंग क्या होती है? रिटेल ट्रेडिंग वो होती है जिसमें आप कंज्यूमर को डायरेक्टली सेल करते हो अपने शॉप के थ्रू या अपने स्टोर के थ्रू। तो एक शॉप होता है जिसमें कंज्यूमर डायरेक्टली अपने शॉपकीपर से वो सामान खरीद लेता है। तो जनरली इसमें शॉप होता है, पर कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई स्टोर या कोई शॉप का होना कोई ज़रूरी नहीं है रिटेलिंग करने के लिए। कभी कभी नॉन स्टोर ट्रेडिंग भी होती है, नॉन स्टोर रिटेलिंग भी होती है। तो नॉन स्टोर रिटेलिंग के एग्जांपल होते हैं जैसे स्ट्रीट पेडलिंग, जैसे आपकी गलियों में आ करके लोग बेचते हैं, हैंड कार्ट यानी ठेले पे लोग आपका सामान बेचते हैं, ट्रक्स में सामान ले जा के बेचते हैं, डोर टू डोर आ करके सामान बेचते हैं, आप मेल के थ्रू ऑर्डर दे के, टेलीफोन के थ्रू ऑर्डर दे करके भी सामान लेते हो। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन भी इसका एक एग्जाम्पल है जो कि स्टोर नहीं है। इंटरनेट के थ्रू भी आप अपना सामान खरीद सकते हो। तो ये भी रिटेलिंग की कैटेगरी में आता है, पर इसमें कोई स्टोर या कोई शॉप, कोई प्लेस नहीं होता, पर जनरली इसमें प्लेस होता है जहाँ पे कंज्यूमर जाकर के खरीदता है। पर कुछ नॉन स्टोर, नॉन डिपार्टमेंटल स्टोर्स के भी आपके रिटेलिंग हो सकते हैं। तो ये जो आपका स्टोर होता है उसके कुछ
इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बता देती हूँ। 2-3 इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव। कंज्यूमर कोऑपरेटिव क्या होता है, इसमें कंज्यूमर एक साथ मिल करके एक बहुत बड़ा अपना ग्रुप बना लेता है। ये रिटेलिंग में एक बहुत बड़ा इनोवेशन है, समझ सकते हो आप। यहाँ पे कंज्यूमर एक ग्रुप बना लेता है और मिल करके सारे कंज्यूमर मिल करके अपना जो एक पर्टिकुलर गुड होता है जो उनको खरीदना होता है वो गुड्स खरीदते हैं, या गुड्स या सर्विस कुछ भी जो उनको चाहिए होता है वो उसको खरीदते हैं। और जब बहुत सारे कंज्यूमर मिल के खरीदते हैं तो बल्क में ऑर्डर होता है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर होता है। और जब बड़ी क्वांटिटी में एक साथ सारे कंज्यूमर मिल करके सामान खरीदते हैं तो उसका प्राइस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि इसमें मिडिल मैन का आपका रोल कम हो जाता है। कम मिडिल मैन इस प्रोसेस में आपके लगते हैं और आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ऑर्डर दे करके इसको खरीद सकते हो। सारे कंज्यूमर मिल करके डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से वो सामान खरीद सकते हो, जिससे मिडिल मैन आपके हट जाएंगे और तब आपका प्राइस कम हो जाएगा और कंज्यूमर के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव क्या होता है, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर मिल करके किसी सामान का खरीदना, उसको कहा जाता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव। डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर ये होता है कि जो एक हेड होता है डिपार्टमेंटल का, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो देखे कि क्या चीज़ें खरीदी जा रही है और उसको कैसे सेल किया जा रहा है डिपार्टमेंट के डिफरेंट स्टोर्स में। तो अपने डिपार्टमेंट के डिफरेंट स्टोर्स में खरीदना और बेचने का पूरा सुपरवाइज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डिपार्टमेंटल हेड की होती है। चेन स्टोर क्या होता है, जैसे किसी भी स्टोर का बहुत सारे बहुत सारे नंबर्स ऑफ शॉप एक ही जैसे होते हैं। जैसे कि आपका सपोज मेगा मार्ट हो गया, आपका वॉलमार्ट हो गया, या फिर आपका शॉपर स्टॉप, बिग बाजार, ये सब क्या होते हैं, कई जगहों पे आपको इस नाम से स्टोर मिल जाएंगे। तो ये सभी स्टोर एक ही कॉमन पर्सन के या कॉमन ग्रुप का होता है। तो ये अपने नाम पे बहुत सारे स्टोर्स चलाते हैं। तो इसमें ये क्या करते हैं, ये अपने स्टोर के लिए एक साथ बहुत ज़्यादा मर्केंडाइज, बहुत सारे गुड्स खरीद लेते हैं। तो जब एक साथ बहुत सारा गुड्स खरीदेंगे तो उनके लिए इकोनॉमिकल रहेगा, चीप रहेगा। और ये जब ऑर्डर देते हैं अपने गुड का तो अपना कुछ स्पेशल ऑर्डर भी दे सकते हैं, कुछ स्पेशल उसके स्पेसिफिकेशन, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के गुड्स के भी ऑर्डर दे सकते हैं। और ये अपने बहुत सारे स्टोर्स में एक ही जैसा गुड्स सेल करते हैं। तो इससे क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। एक स्टोर में कुछ इनोवेशन, कुछ नया आइडिया अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि अगर वो सक्सेसफुल हो रहा है तो अपने दूसरे स्टोर्स में भी वो आइडिया, वो आइटम्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये होता है चेन स्टोर का पॉइंट। अब हम होलसेल ट्रेडिंग देखेंगे। अभी हमने रिटेल ट्रेडिंग देखा, अब हम होलसेल ट्रेडिंग देखेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें आप बल्क में बिजनेस करते हो, बल्क में आप सामान खरीदते हो। और ये आपका ये जो कभी कभी क्या होता है, लार्ज स्टोर जो होते हैं, चेन स्टोर भी होते हैं, ये भी आपका होलसेलिंग का काम करते हैं। ये भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से डायरेक्टली सामान खरीद लेते हैं। तो ये जब बल्क में सामान खरीदते हो और उसके बाद आप रिटेलर यानी शॉप वालों को वो सामान बेचते हो, फिर शॉप वाला आपका कंज्यूमर को सामान बेचेगा। यानी इसमें क्या हो रहा है, आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बहुत क्वांटिटी में सामान खरीदा और फिर उसको छोटे छोटे शॉपकीपर्स को, शॉप वालों को, रिटेलर्स को बेच दिया और फिर वो शॉप वाला और रिटेलर जाकर के कंज्यूमर को सामान बेचेगा। तो इसमें क्या होता है, ये एक तरह से मीडिएटरी का काम, इंटरमीडिएटरी का काम करते हैं। कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बीच में मिडिल मैन का काम करते हैं। कई बार क्या होता है, रिटेलर्स जो होते हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो कंज्यूमर को अपना सामान बेचते हैं, वो ये होलसेलर की क्रेडिट, होलसेलर से उधार लेकर के काम करते हैं। होलसेलर की कैपिटल के बेस पर काम करते हैं। यानी कि अगर उन्होंने उधार पे सामान ले लिया, फिर कंज्यूमर को बेच दिया और कंज्यूमर से जो पैसा आया उससे अपना क्रेडिट पे कर देते हैं होलसेलर को। तो क्रेडिट पर भी ये काम करते हैं, होलसेलर के क्रेडिट पर। टाइप्स ऑफ टेरिशरी एक्टिविटी में जो सेकंड कैटेगरी है, पहला तो आपका ट्रेड एंड कॉमर्स था जो हमने डिस्कस कर लिया। जो सेकंड टाइप ऑफ टेरिशरी एक्टिविटी है वो है आपका ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इसमें आप किसी गुड्स या मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इसमें आप जब ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि वो ट्रांसपोर्टेशन स्पीडी हो, एफिशिएंट हो, कम पैसे में हो, ताकि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन अच्छे से हो सके। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एफिशिएंट एंड स्पीडी होना जरूरी होता है। तो जब आप ट्रांसपोर्ट करते हो गुड्स एंड मटेरियल को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इससे क्या होता है, जो वैल्यू होती है गुड की वो इंक्रीज हो जाती है। कैसे इंक्रीज हो जाती है,
जैसे कि मान लो आपने एक जगह पे गुड्स आपने लिया, उस जगह पे उस गुड्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें उस जगह पे उस गुड्स की वैल्यू कम होगी। आप उस गुड्स को वहाँ लेकर जाओगे जहाँ पे उस गुड्स की कमी है, जहाँ पे उस गुड्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो आप वहाँ पे अगर उस गुड्स को लेकर जाओगे तो क्या होगा, उस गुड्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। पहली जगह पे उसका गुड्स का वैल्यू कम था क्योंकि वहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में वो गुड्स था। अब उसको आप दूसरी जगह पे लेके जाते हो तो उसका क्या होता है, वहाँ पे लेके जा रहे हो जहाँ पे उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इससे आपकी गुड्स का प्राइस इन्हांस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट में डिस्टेंस ट्रैवल होता है। ये डिस्टेंस कितना है ये मेज़र करने का 3 वे है। 3 तरीके से आप मेज़र कर सकते हो कि कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, कितना डिस्टेंस आपको लगा है। एक तो आप किलोमीटर यानी लेंथ के बेसिस पे कितने किलोमीटर दूर है एक प्लेस से दूसरा प्लेस, इस बेसिस पे डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो। दूसरा आप टाइम बेसिस पे मेजर कर सकते हो कि कितना टाइम लगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए। तीसरा आप कॉस्ट बेसिस पे डिस्टेंस को कवर कर सकते हो, मेजर कर सकते हो कि कितना पैसा खर्च हुआ आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए। तो डिस्टेंस मेजर करने के ये तीनों ही मेथड होते हैं। जैसे कि आपका आइसोथर्म लाइन होता है जो मैप में इक्वल टेम्परेचर वाले प्लेसेस दिखाता है, आइसोबार लाइन होता है जो मैप में इक्वल प्रेशर वाले लाइन दिखाता है, वैसे ही एक आइसोकॉन लाइन भी होता है जो मैप में ड्रॉ किया जाता है, जो प्लेसेस आप इक्वल आपको प्लेसेस इक्वल टाइम के बेसिस पे जिन प्लेसेस में पहुंचने में इक्वल टाइम लगता है उन प्लेसेस को दिखाता है आइसोकॉन लाइन मैप में। जब आप ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हो तो नेटवर्क एंड एक्सेसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क वो प्लेस होता है, डिफरेंट प्लेसेस किस तरह से लिंक है, एक प्लेस में किस तरह से डिफरेंट प्लेसेस लिंक हो रहे हैं, उसको कहा जाता है नेटवर्क। नेटवर्क में 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है नोड्स। नोड्स क्या होता है, जो मीटिंग पॉइंट होती है जिससे आप डिफरेंट रूट में जा सकते हो, 2 या 2 से ज़्यादा रूट्स को कवर कर सकते हो। उन 2 रूट्स या 2 से ज़्यादा रूट्स में पहुंचने वाले मीटिंग पॉइंट को नोड्स कहा जाता है। लिंक क्या होता है, लिंक रोड होता है जो डिफरेंट नोड्स को ज्वाइन करता है। तो किसी प्लेस में कितना अच्छा डेवलप लिंक है, लिंक यानी कितने नोड्स को वो कैसे रोड्स डिफरेंट नोड्स को ज्वाइन कर रहा है, तो कितना अच्छा लिंक है वो आपके प्लेस का नेटवर्क बताता है। और अगर किसी प्लेस का नेटवर्क अच्छा है यानी कि ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, और ये ज़्यादातर आपके डेवलपमेंट का सिंबल होता है कि कितना आपका कंट्री या प्लेस डेवलप है, उतना ही अच्छा आपका प्लेस का नेटवर्क होगा। तो 2 फैक्टर्स होते हैं जो आपके ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करते हैं। एक होता है डिमांड, तो जितना बड़ा पॉपुलेशन होगा उतना ही बड़ा डिमांड होगा ट्रांसपोर्टेशन का। रूट भी आपके ट्रांसपोर्ट को डिसाइड करता है कि आपको किस रूट में जाना है, कौन सा रूट लेना है। वो रूट आप किस बेसिस पर डिसाइड करते हो कि उस प्लेस का लोकेशन कहाँ है, पैटर्न ऑफ ट्रेड कैसा है, उसके बीच में किस तरह की ट्रेडिंग होती है, और उस जगह जहाँ पे आपको जाना है वहाँ का लैंडस्केप यानी टोपोग्राफी वहाँ की कैसी है, वो माउंटेनियस एरिया है, प्लेन एरिया है, या वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, या आपके पास कितना पैसा है, वो सब आपका डिसाइड करेगा कि आप कौन सा रूट लोगे। तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम को 2 बातें डिसाइड करती है, एक तो आपका डिमांड और दूसरा आपका रूट। तो अब हम तीसरे टाइप्स ऑफ टेरिशरी एक्टिविटी डिस्कस करेंगे, वो है कम्युनिकेशन। हमने ट्रेड देख लिया, हमने ट्रांसपोर्ट देख लिया, अब थर्ड हम देखेंगे कम्युनिकेशन। जैसे आप ट्रांसपोर्ट में क्या करते हो, गुड्स एंड मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हो, पर कम्युनिकेशन में आप क्या करते हो, वर्ड्स, मैसेज, आइडिया, फैक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हो। तो कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे पहले इन्वेंशन जब राइटिंग हुआ तो कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ। जैसे ही राइटिंग की खोज हुई तो आप अपने आइडियाज़, अपने वर्ड्स को लिख करके दूसरे तक पहुंचा सकते थे। तो जैसे ही राइटिंग इन्वेंट हुआ कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया मैन हिस्ट्री में। तो पहले जो कम्युनिकेशन हुआ करता था वो ट्रांसपोर्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता था। तो इसीलिए आप सुनोगे ट्रेड एंड कम्युनिकेशन एक साथ कई जगहों पे आप सुनोगे। तो पहले जो कम्युनिकेशन होती थी वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर डिपेंड होती थी, क्योंकि जो आपने कम्युनिकेशन किया, जो आपने लिखा, उसको आप या तो बाय हैंड किसी आदमी के थ्रू पहुंचाओगे, या किसी एनिमल के थ्रू पहुंचाओगे, या बोट या रोड या किसी न किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ही उस आइडिया, अपने थॉट को दूसरे तक पहुंचाते थे। तो पहले क्या था, कम्युनिकेशन पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड था। फिर आपका जैसे जैसे
आपका मोबाइल सिस्टम, टेलीफोन सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम आ गया, तो आपको ट्रांसपोर्ट पे कम्युनिकेशन करने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड होने की ज़रूरत कम हो गई। अब आपको अपना कुछ आइडिया, वर्ड्स किसी को पहुंचाना है तो आपको ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आपने मोबाइल लिया, इंटरनेट लिया, बिना ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अपने आइडिया को कम्युनिकेट कर दिया। तो अब ट्रांसपोर्ट पे हमारा कम्युनिकेशन डिपेंड नहीं है। हालांकि जो ओल्ड मेल सर्विस है, मेल के थ्रू, जैसे पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप जो मेल भेजकर अपना आइडियाज़ एंड थॉट को कम्युनिकेट करते हो, वो भी आज भी कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, इसलिए आज भी उसको कंटिन्यू किया गया है। तो बहुत तरह तरह के कम्युनिकेशन होते हैं। जैसे आज तो बहुत फेमस जो कम्युनिकेशन है वो है टेलीकम्युनिकेशन, जहां आप मोबाइल के थ्रू मिनटों में अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स को आप डायरेक्टली अपने सुनने वालों को डायरेक्टली अपना मैसेज दे सकते हो, और ये बहुत इंस्टेंटेनियस है। तो ये आजकल सबसे फेमस वे ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, आपका आज का सबसे बेस्ट एंड ईजीएस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड टेलीकम्युनिकेशन, सबसे वाइडली यूज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम में माना जाता है। पास्ट में भी हम बहुत सारा कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ करते थे, जैसे टेलीग्राफ, मोर्स कोड एंड टेलेक्स। तो इस तरह के जो मेथड यूज़ करते थे ये पास्ट में एक्चुअली होता था, अब इसका यूज़ नहीं होता। टेलीग्राफ क्या होता है, जिसमें आप अपने मैसेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू लार्ज दूर तक एरिया में भेजते थे। मोर्स कोड में आप डॉट के थ्रू, डॉट्स में लिखते थे अपने मैसेज को, और उसको फिर सोर्स ऑफ लाइट एंड वायरलेस के थ्रू उसको भेजते थे। टेलेक्स में भी क्या करते थे, आप रिटन मैसेज को इलेक्ट्रॉनिकली भेजते थे। तो इस तरह की जो मैसेज भेजने का पुराना तरीका है ये, अब ये यूज़ नहीं होता। अब मास मीडिया आ गई है। मास मीडिया में क्या होता है, आप एक बात को बहुत सारे, पूरे मास को, बहुत सारे लोगों को एक साथ बता सकते हो। तो जैसे रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर में क्या होता है, आप अपने आइडियाज़ को बहुत सारे लोगों को एक टाइम में पहुंचा सकते हो। तो अब ये वाइडली यूज़ होता है। साथ में सैटेलाइट एंड इंटरनेट आने के कारण हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज हो गया है, बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन आ गई है कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो आपका जो टाइप्स ऑफ टेरिटरी सेक्टर है उसमें जो फोर्थ कैटेगरी है वो है आपका सर्विस सेक्टर, सर्विस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस। ये सर्विस सेक्टर का ही फोर्थ पॉइंट है। तो ये क्या है, पहला आपका ट्रेड एंड कॉमर्स था, दूसरा आपका ट्रांसपोर्ट था, तीसरा आपका कम्युनिकेशन था, और फोर्थ आपका सर्विस है टेरिटरी सेक्टर में। तो इसमें क्या होता है, आप इसमें बहुत तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हो। ये सर्विस इंडिविजुअल भी हो सकती है, और किसी इंडिविजुअल के लिए भी हो सकती है, या किसी इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हो सकती है। इसमें आप कॉमन सर्विस जैसे ग्रोसरी की सर्विस भी दे सकते हो, या हाई ऑर्डर सर्विस, स्पेशलाइज सर्विस भी दे सकते हो, जैसे कि अकाउंटेंट की सर्विस। इसमें आप फिजिकल लेबर सर्विस भी दे सकते हो, जैसे कि जो वो सर्विस जिसमें लेबर लगता हो, आपका फिजिकल बॉडी का यूज होता हो, जैसे कि गार्डनर का सर्विस या कुक का सर्विस। और वो सर्विस भी देते हो जिसमें मेंटल पावर यूज होती है, जो मेंटल लेबर वाला सर्विस होता है, जैसे कि आपका कंसल्टेंट का सर्विस, टीचर का सर्विस। तो इसमें दोनों ही, हर तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। सुपरवाइजिंग करना, एजुकेशन देना, हाईवे बनाना, फायर डिपार्टमेंट, ये सब आपकी सर्विस सेक्टर में आती है। साथ में आपका प्रोफेशनल सर्विस जो होता है, जैसे हेल्थ केयर की सर्विस, इंजीनियरिंग की सर्विस, लॉ की सर्विस, तो ये सब भी आपकी सर्विस सेक्टर के अंदर सर्विस में ही आती है। कई बार जो ये रिक्रिएशन होता है, रिक्रिएशन मतलब इंटरटेनमेंट के लिए जो आप काम करते हो, रिक्रिएशन के लिए, आराम देने के लिए और इंटरटेन करने के लिए जो काम करते हो, उसका लोकेशन डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है आपका सर्विस में। तो वो लोकेशन कहाँ होना चाहिए, ये डिपेंड होता है कि आप किस तरह का रिक्रिएशन, किस तरह का इंटरटेनमेंट दे रहे हो। मान लो आपको मार्केट खोलना है, रेस्टोरेंट खोलना है, या मल्टीप्लेक्सेस खोलना है, तब आप सीबीडी एरिया में उसको खोलोगे। सीबीडी क्या होती है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, यानी बीचों बीच खोलोगे, लोगों के बीचों बीच खोलोगे, ताकि आप के पास बहुत सारे लोग आ सके। मगर जैसे आपको गल्फ कोर्स खोलना है, तो आपको इसको बीचों बीच खोलने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको बड़ा सा लैंड चाहिए। तो आप इसको बहुत ज़्यादा सीबीडी एरिया में खरीद के इतना ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करोगे। आप ये बड़ा सा लैंड सीबीडी एरिया के थोड़े आसपास भी, थोड़े दूर के साइट्स में भी ले सकते हो और अपना गल्फ कोर्स खोल सकते हो। तो इस तरह से आपका लोकेशन डिसाइड होता है कि रिक्रिएशन एक्टिविटी के लिए कौन सा लोकेशन चूज किया जाए।
जो बहुत सारे अनस्किल्ड लेबर होते हैं जो गांवों से शहर की तरफ जॉब के लिए आ जाते हैं, वो भी कई तरह की सर्विस आपको देते हैं, जैसे कुक की सर्विस, गार्डनर की सर्विस, सर्वेंट की सर्विस। पर ये जो अनस्किल्ड लेबर होते हैं सर्विस देते तो हैं, पर ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में इनको जॉब नहीं मिलता, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आप मुंबई का डब्बा वाला देख सकते हो, जो बहुत ज़्यादा अनस्किल्ड लेबर्स का बहुत बड़ा सर्विस है, जो करीब 1,75,000 पीपुल्स को डब्बा यानी कि खाना प्रोवाइड करते हैं। तो जो पीपुल सर्विस सेक्टर में इंगेज है, आप देखोगे कि डेवलपमेंट के साथ साथ, कंट्री के डेवलपमेंट के साथ साथ, इकोनॉमिक के डेवलपमेंट के साथ साथ उनकी क्वांटिटी आपकी कंट्रीज में इंक्रीज होती जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयड होने लग गए हैं। सर्विस सेक्टर का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है टूरिज्म, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। टूरिज्म एक बहुत बड़ा, ये क्योंकि ये सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, इसमें आप ट्रैवल करते हो, कुछ बिजनेस पर्पस के लिए आप ट्रैवल नहीं करते हो, अपने इंटरटेनमेंट, अपने रिक्रिएशन के लिए ट्रैवल करते हो। और ये टेरिशरी एक्टिविटी का एक बहुत बड़ा, लार्जेस्ट टेरिशरी एक्टिविटी माना जाता है। और इसमें काफ़ी लोग एम्प्लॉयड होते हैं, ऑलमोस्ट 2.50 मिलियंस लोग इसमें हमारे कंट्री के एम्प्लॉयड हैं। और 40% आपका जीडीपी में ये कंट्रीब्यूट करता है टूरिज्म डिपार्टमेंट। टूरिज्म डिपार्टमेंट में आपका होटल्स के जो सर्विसेज होते हैं, जैसे खाने का होटल या फिर रहने का होटल, ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट, स्पेशल शॉप, ये सब टूरिज्म के ही अंदर में आते हैं। टूरिज्म ना केवल इन सब को सपोर्ट करता है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करता है, क्राफ्ट इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करता है और रिटेल इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करता है। क्योंकि टूरिज्म में जो लोग आते हैं वो क्राफ्ट इंडस्ट्री को बहुत वैल्यू देते हैं, क्राफ्ट एंड हैंडीक्राफ्ट्स खरीदना पसंद करते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तभी वो वहाँ पे आना पसंद करेंगे। तो इस तरह की रिटेल मतलब शॉप्स को भी बहुत इंपॉर्टेंट मिलता है टूरिज्म में। तो दूसरे भी सेक्टर्स को वो हेल्प करता है टूरिज्म डिपार्टमेंट। और ये टूरिज्म कहीं कहीं किसी किसी प्लेस में टूरिज्म सीजनल होता है, और क्योंकि वहाँ की क्लाइमेट ऐसी होती है कि कुछ सीजन में आप वहाँ पे जा सकते हो और कुछ सीजन में आप उस जगह पे ट्रैवल करने नहीं जा सकते। तो किसी किसी प्लेसेस में टूरिज्म सीजनल होता है, पर किसी किसी प्लेसेस में टूरिज्म आपका ऑल थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है। जो टूरिज्म रीजन होते हैं, कुछ कुछ रीजन क्या होते हैं टूरिज्म के लिए बहुत फेमस होते हैं, जैसे कि आपका मेडिटेरियन कोस्ट जो काफ़ी वार्म कोस्ट माना जाता है वो फेमस है। आपका वेस्टर्न इंडिया का जो कोस्ट है जहाँ पे गोवा वोवा आता है वो बहुत फेमस वर्ल्ड का टूरिस्ट प्लेस है। विंटर स्पोर्ट के लिए भी फेमस बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं, स्पेशली माउंटेनियस एरिया, जो अच्छे लैंडस्केप केप वाले जो एरिया होते हैं जहाँ पे माउंटेन, लेक, सी कोस्ट, इस तरह की चीज़ें होती हैं। कुछ नेशनल पार्क वाले रीजन, कुछ हिस्टोरिकल टाउन वाले रीजन, ये सब क्या होते हैं आपके फेमस टूरिस्ट रीजन्स होते हैं। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो टूरिज्म को अफेक्ट करते हैं। एक होता है आपका डिमांड और दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट। डिमांड क्या होता है, जैसे ही आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाती है, अच्छी हो जाती है, आप ज़्यादा पैसा कमाने लगते हो और आपके पास लेजर टाइम, आराम करने का समय आपके पास रहता है, तब आप क्या पसंद करोगे, आप ट्रैवल करना पसंद करोगे। क्योंकि आपके पास आपका अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, यानी आपके पास पैसा भी है और खाली समय भी है, तो इस समय में टूरिज्म का डिमांड बढ़ जाता है ऐसे सिचुएशन में। प्लस आजकल क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छी हो गई है, रोड बहुत अच्छी हो गई है, एयरवे सस्ती हो गई है, तो इन सब की वजह से भी टूरिज्म को इनकरेजमेंट मिला है और लोग टूरिज्म करने लग गए हैं, ट्रैवलिंग करने लग गए हैं। तो टूरिस्ट किस किस चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं और उससे अट्रैक्ट होकर ट्रैवलिंग करते हैं। तो पहला तो है आपका क्लाइमेट को देखकर अट्रैक्ट होते हैं। तो देखो, जो सनी एरिया में रहता है, जो मतलब गर्म जगहों पे रहता है, उसको कूल प्लेसेस, स्नो कवर्ड प्लेसेस अट्रैक्ट करती है, और जो ठंडी जगहों पे रहता है उसको गर्म प्लेसेस, आपको वार्म प्लेसेस अट्रैक्ट करती है। तो जो ठंडी जगहों पे रहता है वो खोजता है कि उसको वार्म सनी बीचेस जैसे प्लेसेस, जैसे कि साउथर्न यूरोप या मेडिटेरियन लैंड्स जैसे प्लेसेस में टूरिज्म करने को मिले। और जो गर्म जगहों पे रहता है वो खोजता है कि अपने ठंडी वाली जगहों पर, आइस कवर्ड प्लेसेस में जाकर के ट्रैवलिंग करे। साथ में लैंडस्केप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, कि उस जगह का लैंडस्केप कैसा है, माउंटेनियस है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ लेक है, सी कोस्ट है, बीचेस हैं, तो ये सभी चीज़ें आपके टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है।
हिस्ट्री एंड आर्ट भी आपके टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है कि उस जगह का जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट आर्ट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट होता है किसी प्लेस का, जैसे वहाँ पे पुराने कैस्टल हो, पैलेसेस हो, हिस्टोरिकल टाउन हो, पिक्चरिस्क स्क्रीन हो, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो, चर्चेस हो, टेम्पल्स हो। तो इस तरह की जो हिस्ट्री एंड आर्ट से रिलेटेड चीज़ होती है, अगर किसी किसी प्लेसेस में बहुत ज़्यादा होती है तो वो प्लेसेस टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करती है। साथ में कुछ लोग टूरिज्म ट्रैवलिंग क्यों करते हैं, दूसरे कंट्री का, दूसरे प्लेस का कल्चर देखने के लिए। कई कोई आपकी जगह, आपकी प्लेस का रिच कल्चर भी आपको टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का काम करता है। तो कई लोग आपके कल्चर्स को देखने के लिए भी ट्रैवलिंग करते हैं। साथ में आज इकोनॉमी भी देखते हैं कि सस्ते में आपका ट्रैवलिंग हो जाए, तो भी लोग ट्रैवलिंग, अगर सस्ते में हो जा रहा है तो लोग ट्रैवलिंग करना पसंद करते हैं। अब होम स्टे करने का जो ये फैसिलिटीज़ हो गई है जैसे गोवा में, और कुर्ग एंड मेडिकेर जो कर्नाटका में है, तो ये सब चीज़ें भी आपके टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का काम करती है। स्पेशल एग्जाम्पल टूरिज्म का ही एक बहुत बड़ा स्पेशल एग्जाम्पल क्या है, मेडिकल सर्विस के लिए किया गया है टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म कहते हैं। इसमें आप कुछ रिक्रिएशन के लिए टूरिज्म नहीं करते, ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हो, आप मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए टूरिज्म कर रहे हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है टूरिज्म का, इसको भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अबाउट 55,000 पेशेंट यूएसए से विजिट करते हैं इंडिया में 2005 में मेडिकल पर्पज से, ठीक है। तो इंडिया आजकल बहुत ही बड़ा एरिया बन गया, बहुत बड़ा सेंटर पॉइंट बन गया है मेडिकल टूरिज्म का। इसके जो बहुत बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, आज के डेट में वो वर्ल्ड क्लास के हॉस्पिटल्स को रन कर रही है और वर्ल्ड क्लास के मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जो मेडिकल टूरिज्म होता है वो डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया जैसी कंट्रीज में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लेकर के आती है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स लेकर के आती है। मेडिकल टूरिज्म में आउटसोर्सिंग का भी काम होता है। आउटसोर्सिंग टूरिज्म, मेडिकल में आउटसोर्सिंग का काम क्या होता है, आउटसोर्सिंग का मतलब होता है जैसे अपने कुछ काम दूसरे एजेंसीज को दे देना। तो मेडिकल में भी कुछ काम, जैसे कुछ बहुत सारे लोग हमारा आउटसोर्सिंग में भी इंडिया, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया फेमस है। तो जैसे कुछ क्या होती है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स क्या होता है, आउटसोर्सिंग का काम दूसरे छोटे छोटे एजेंसीज को दे देती है। इसके लिए भी इंडिया आपका फेमस है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप मेडिकल टेस्ट आए उसको एनालाइज करना होता है, या रेडियोलॉजी इमेज आए उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है, एमआरआई रिपोर्ट को इंटरप्रेट करना, तो जो भी मेडिकल डाटा है उनको इंटरप्रेट करना, अल्ट्रासाउंड रिजल्ट को इंटरप्रेट करना। तो इस तरह के डेटास या छोटे छोटे काम मेडिकल फील्ड से रिलेटेड करने के लिए भी बहुत सारी एजेंसी हमारी इंडिया में और स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया में काम कर रही हैं। अब हम दूसरे टाइप्स ऑफ आपका ये सर्वे, आपका टेरिशरी सेक्टर्स में हमने 4 कैटेगरीज देख लिया। अब टेरिशरी सेक्टर का ही, सर्विस सेक्टर का जो दूसरा टाइप है वो क्या है, क्वाटरनरी सेक्टर, उसको हम देखेंगे। क्वाटरनरी सेक्टर्स में आपके 2 पार्ट हैं, एक क्वाटरनरी और एक क्विनरी। तो क्वाटरनरी पहले देख लेते हैं, क्वाटरनरी क्या होता है। क्वाटरनरी सेक्टर्स में क्या होता है, आप डिफरेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, प्रोड्यूस करना, डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना, उन इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला काम करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको स्पेशल नॉलेज, टेक्निकल स्किल वाले लोग जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, ये सेंटर होता है इन सब एक्टिविटीज़ को करने के लिए। क्वाटरनरी और टेरिशरी सेक्टर्स में जैसे जैसे आपका इकोनॉमी डेवलप हो जाता है, वैसे उस इकोनॉमी में, उस कंट्री में क्वाटरनरी और टेरिशरी सेक्टर में काम करने वाले लोगों की क्वांटिटी आपकी बढ़ती जाती है। प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर में स्टार्टिंग में लोग काम ज़्यादा करते हैं, मगर जैसे ही आपकी कंट्री डेवलप हो जाती है आप देखोगे कि बहुत सारे लोग आपके क्वाटरनरी और टेरिशरी सेक्टर्स में शिफ्ट होने लगते हैं लोग। तो हाफ ऑफ द वर्कर्स, डेवलप कंट्री में तो आधे से ज़्यादा लोग आपके टेरिशरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर या नॉलेज सेक्टर में काम करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो इसमें क्या करते हो आप, इसमें इसका डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, इन्फॉर्मेशन का डिमांड और कंजम्पशन दोनों ही बहुत ज़्यादा होता है। चाहे म्यूचुअल फंड में हो, टैक्स मैनेजर का हो, कंसल्टेंट का हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर का हो, स्टैटिस्टिशियन का हो, या पर्सनल जो वर्क करते हैं बिल्डिंग के ऑफिस में या हॉस्पिटल के ऑफिस में, ये सब आपके क्वाटरनरी सेक्टर्स के ही एग्जाम्पल्स हैं। तो टेरिशरी सेक्टर के
के जैसे टेरिशरी सेक्टर में जैसे आउटसोर्सिंग का काम होता है, क्वार्टरनरी सेक्टर में भी आपका आउटसोर्सिंग का काम होता है। यानी कि कुछ काम एजेंसी अपने दूसरे एजेंसीज को दे देती है, एक यूनिट अपना कुछ काम दूसरे यूनिट्स को दे देता है। तो इसमें आपको ये आप जो क्वार्टरनरी सेक्टर्स का जो काम है, इसमें आपको कोई रिसोर्स की ज़रूरत नहीं होती है, नॉलेज की ज़रूरत होती है। इसमें आपको कोई इन्वायरमेंट इसमें कोई अफेक्ट नहीं डालता। जैसे कि सेकेंडरी एंड प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वायरमेंट बहुत अफेक्ट डालता है, रिसोर्स बहुत अफेक्ट डालता है, आपका लोकल मार्केट बहुत इफेक्ट डालता है। पर क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ में आपको इन सब चीज़ों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ना तो आपको रिसोर्स से कुछ फ़र्क पड़ता है, ना आपको इन्वायरमेंट से कुछ फ़र्क पड़ता है, ना लोकल मार्केट से इस एक्टिविटीज़ को कुछ फ़र्क पड़ता है। तो क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ के अलावा एक होती है क्विनरी एक्टिविटी। ये भी क्वार्टरनरी एक्टिविटी का एक पार्ट है। क्वार्टरनरी एक्टिविटी में क्या किया आपने, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, प्रोड्यूस किया। क्विनरी एक्टिविटी में क्या करते हो, आप उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर डिसीजन लेते हो, नए नए पॉलिसीज बनाते हो। तो उन इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके डिसीजन लेना, पॉलिसी बनाना ही क्विनरी एक्टिविटी का काम होता है। तो इसमें आप क्या करते हो, नए आइडियाज़, डेटा एंड टेक्नोलॉजी को क्रिएट करते हो, नए नए आइडियाज़ क्रिएट करते हो, नई डेटा क्रिएट करते हो, नई टेक्नोलॉजी क्रिएट करते हो, उनको रीअरेंज करते हो, उनको इंटरप्रेट करते हो और उसके बाद उसमें डिसीजन लेते हो, कुछ डिसीजन लेते हो, कुछ नए पॉलिसीज़ बनाते हो। इसके काम करने वाले वर्कर्स को गोल्ड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है, गोल्ड कॉलर वर्कर्स। तो इसमें काम करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, गोल्ड कॉलर वर्कर। इनकी पेमेंट बहुत ज़्यादा होती है और इसका स्पेशल पोजीशन होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। गवर्नमेंट ऑफिशियल, बिजनेस एग्जीक्यूटिव, ये सब आपके गोल्ड कॉलर वर्कर्स कहलाते हैं। तो ये जो इनका जो इम्पोर्टेंट होता है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हाई होता है, क्योंकि इनकी सैलरी काफ़ी हाई होती है। गोल्ड कॉलर वर्कर जो कि डिसीजन लेने का काम करते हैं, पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, उनकी जो सैलरीज होती है काफ़ी हाई होती है। इकोनॉमिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें भी आपका डिसीजन लेने में, पॉलिसी मेकिंग में भी आउटसोर्सिंग का काम चलता है। इंडिया, चाइना, ईस्टर्न यूरोप, फिलीपीन, कोस्टा रिका, इन सारी कंट्रीज़ में इस फील्ड में भी आउटसोर्सिंग का काम चल रहा है। तो ये जो आउटसोर्सिंग का काम चलता है ना, तो इससे क्या होते हैं, नए जॉब्स क्रिएट होते हैं। किसके लिए, चीप और स्किल्ड लेबर जो दूसरे रीजन में अवेलेबल हैं। आप आउटसोर्सिंग का काम क्यों करा रहे हो, दूसरी जगह दूसरी एजेंसी को क्यों वो काम दे रहे हो, क्योंकि आपको सस्ते में स्किल्ड लेबर किसी और जगहों पे मिल जा रहे हैं, दूसरी कंट्रीज में मिल जा रहे हो, इसलिए आपने आउटसोर्सिंग का काम दूसरी जगह पे, दूसरी कंट्रीज में दे दिया है। तो जब आप ये काम दूसरे कंट्रीज़ में वहाँ के चीप सस्ते लेबर्स को दे देते हो, स्किल्ड लेबर्स को दे देते हो, तो आप क्या होता है, जिस कंट्री में आप रहते हो उस कंट्री के जो यूथ होते हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे होते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है। वो रेसिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है और आप उनको जॉब नहीं दे करके प्रॉफिट कमाने के लिए दूसरे कंट्रीज़ के चीप स्किल लेबर को जॉब दे रहे हो। तो कभी कभी खुद की उस कंट्रीज़ में जहाँ से आउटसोर्सिंग का काम आता है, उस कंट्रीज़ के यूथ का रिएक्शन बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में हो जाता है उन कंपनीज़ के। क्वाइनरी सेक्टर्स में जो नया ट्रेंड आया है वो केपीओ, होम सॉर्टिंग का आया है। केपीओ बीपीओ से अलग होता है। ये आपका एक नया ट्रेंड है क्विनरी एक्टिविटी का। केपीओ का मतलब होता है जिसमें आर&डी एक्टिविटीज़ होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, ई लर्निंग होती है, आईपी रिसर्च होते हैं। तो ये सारे केपीओ के एग्जांपल्स हैं। ये क्विनरी सेक्टर्स का नया ट्रेंड है, केपीओ एंड होम सॉर्टिंग। तो अभी बार बार हम आउटसोर्सिंग पढ़ रहे हैं, तो आउटसोर्सिंग या उसको कॉन्ट्रैक्टिंग आउट भी कहते हैं, वो होता क्या है। तो आपने देखा, आपने मेडिकल टूरिज्म में भी आउटसोर्सिंग है, क्वार्टरनरी एंड क्विनरी एक्टिविटीज़ में भी आउटसोर्सिंग है। तो ये होता क्या है, इसमें क्या होता है, आप कुछ वर्क आउटसाइड एजेंसीज को दे देते हो ताकि आपकी एफिशिएंसी बढ़ सके और आपका कॉस्ट कम हो सके। तो इसमें आप कुछ वर्क को ट्रांसफ़र कर देते हो ओवरसी लोकेशन में, यानी समुंदर पार किसी दूसरी कंट्रीज में इस वर्क को ट्रांसफ़र कर देते हो। जब आप दूसरे समुद्र पार किसी दूसरे लोकेशन में इस वर्क को ट्रांसफ़र करते हो तो इसको ऑफशोरिंग भी कहा जाता है, ऑफशोरिंग सर्विसेज भी कहा जाता है। इसमें आपको आईटी सर्विस के भी वर्क ट्रांसफ़र होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स के भी, कस्टमर सपोर्ट के, कॉल सेंटर्स के सर्विसेज, इवन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग की सर्विसेज में भी आउटसोर्सिंग होती है। तो ये आप क्या देख करके करते हो, आप देख के करते हो कि उस जगह पे जहाँ पे आप आउटसोर्सिंग का काम दे रहे हो
वहाँ पे स्किल्ड स्टाफ हो। आप किसी को भी इतने बड़े बड़े ये काम होते हैं, इसके लिए टेक्निकल नॉलेज जरूरी होता है, तो इसमें आपको स्किल्ड स्टाफ चाहिए। आप अनस्किल्ड लेबर को ये काम, आउटसोर्सिंग का काम नहीं दोगे। स्किल्ड, जिसके पास नॉलेज हो, टेक्नोलॉजी हो, ट्रेनिंग हो, उसको दोगे आप। स्किल्ड स्टाफ को दोगे, उस स्टाफ को दोगे जिसकी इंग्लिश अच्छी हो, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल का काम है। ओके, तो क्योंकि आपने ऑफशोर ट्रांसफर किया है, दूसरे लोकेशन में, दूसरे कंट्रीज में ट्रांसफर किया है, तो इंग्लिश होगा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, तो गुड इंग्लिश जरूरी है, स्किल्ड होना जरूरी है, साथ में वेजेस कम होना जरूरी है। क्योंकि अगर वेजेस कम नहीं होगा तो वो क्यों इतने दूर आकर के आपको आउटसोर्सिंग का काम देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कहाँ पे मिल जाती है? सस्ते में स्किल्ड लेबर आपको कहाँ अवेलेबल मिल जाएंगे? आपको एशिया, अफ्रीका एंड ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज में ये सारे लोग सस्ते में मिल जाते हैं। स्किल्ड लेबर, बड़े बड़े टेक्निकल ट्रेनिंग वाले लेबर भी आपको सस्ते में मिल जाएंगे। इसीलिए आउटसोर्सिंग का काम हमारे इंडिया जैसे बहुत सारी कंट्रीज में होता है। अब एक और टॉपिक है इस चैप्टर का, जो है कि डिजिटल डिवाइड। तो इसमें क्या होता है, आपकी जो अपॉर्चुनिटी होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से जो अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो रही है, क्या वो अपॉर्चुनिटी सबके पास इक्वली अवेलेबल है या अनइवन वे में डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो एक्चुअली ये अनइवन वे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। हर जगह इतना ज़्यादा डिजिटल डेवलपमेंट नहीं है, हर जगह का सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन अलग अलग है। तो कहीं पे ये फैसिलिटी ज़्यादा डेवलप है और कहीं पे ये फैसिलिटी कम डेवलप है, जिसके कारण डिजिटल डिवाइड हो जाता है। ठीक है, प्लेसेस डिवाइड हो जाते हैं डिजिटली डेवलप एंड डिजिटली नॉट डेवलप में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कितनी जल्दी कोई कंट्री आईसीटी, आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अपने सिटीजन को दे पाता है, इस बेसिस पे, इसको बेस बना के देखोगे तो आप देखोगे कि डेवलप कंट्री तो जल्दी दे पाता है अपने सभी सिटीजन्स को इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पर जो डेवलपिंग कंट्रीज है इस फील्ड इस बात में थोड़ा सा पीछे है, वो सभी सिटीजन को अपने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नहीं दे पा रहा है। एक ही कंट्री में आपको कुछ प्लेसेस जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ज़्यादा डेवलप दिखेगा और गाँव में, रूरल एरिया में ये कम डेवलप दिखेगा। तो इसको कहा जाता है डिजिटल डिवाइड, यानी कहीं पर ये फैसिलिटीज होना, ये अपॉर्चुनिटी होना और कहीं पर ये अपॉर्चुनिटी नहीं होना। अभी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मैं बता दूं, ये आपको दूसरे चैप्टर्स में भी आएंगे और एग्जाम में कभी कभी पूछा भी जाता है कि ये, मैं आपको अभी जैसे मैंने इस चैप्टर में आपको गोल्ड कॉलर के बारे में बताया, जो कि आपका डिसीजन लेते हैं, पॉलिसी मेकर्स होते हैं। रेड कॉलर्स के बारे में भी आपने प्राइमरी सेक्टर्स में पढ़ रखा था, जो फील्ड में काम करते हैं। इसी तरह से कई कॉलर्स, कई रंग कलर्स का कॉलर्स के वर्कर्स को डिवाइड कर दिया गया है, जो डिफरेंट फील्ड में काम करते हैं। तो वो क्या क्या है उसको एक बार हम देख लेते हैं। जो रेड कॉलर्स वर्क होते हैं वो कहाँ काम करते हैं? फील्ड में काम करते हैं। गोल्ड कॉलर कौन वर्कर्स होते हैं? जो हाईली स्किल्ड एंड नॉलेजेबल वर्कर्स होते हैं, उनको कहा जाता है गोल्ड कॉलर। व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल वर्कर्स को कहा जाता है। ग्रे कॉलर वो वर्कर्स होते हैं जो कि वर्किंग एज ऑफ रिटायरमेंट के क्रॉस होने के बाद काम करते हैं, मतलब बियॉन्ड रिटायरमेंट एज जो काम करते हैं, ग्रे कॉलर कहलाते हैं। ब्लू कॉलर वर्कर जो वो वर्कर्स होते हैं जो मैनुअल काम, जो शारीरिक रूप से ज्यादा काम करने वाले वर्कर्स को ब्लू कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। पिंक कॉलर वर्कर्स लो पेड वर्कर्स होते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट का काम, लाइब्रेरियन का काम पिंक कॉलर कहा जाता है। स्पेशली इसमें लेडीज आपको काम करते हुए ज्यादा दिखेंगी, रिसेप्शनिस्ट का काम। तो इस तरह की जो काम होते हैं पिंक कॉलर में आता है, जो जिसमें थोड़ा पेमेंट सैलरी कम होती है। ब्लैक कॉलर वर्कर आपकी माइनिंग में काम करने वाले वर्कर्स को बोला जाता है, और ग्रीन कॉलर वर्कर आपके इन्वायरमेंटल या रिन्यूएबल रिसोर्स में वर्क करने वाले वर्कर्स को बोला जाता है। तो इस चैप्टर में आपका इतना ही है। आपने देखा होगा कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ नोट्स भी दिया है, तो या तो आप इसको नोट डाउन कर दे वीडियो पॉज करके, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसका प्रिंट आउट ले ले, तो आपको पढ़ने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। साथ में इफ़ यू लाइक माई चैनल डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।